फाइनली iQOO ने अपना एक नया फोन लॉन्च कर दिया iQOO Z3 और ये उसकी अनबॉक्सिंग नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस फोन को मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ। लेकिन बात यहाँ पे है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे ना, तब तक iQOO को मैं थोड़े दिन, 1-2 दिन यूज कर चुका हूँ और अभी तक देखा जाए तो फोन लॉन्च नहीं हुआ, तो अभी तक इसका जो प्राइस है वो हमें मालूम नहीं है। लेकिन शायद से अभी तक प्राइस अगर रिवील हो गया होगा तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन फिलहाल के समय में बात की जाए तो जो iQOO कंपनी, जो कि साल में पिछले साल उन्होंने अपना एक फोन निकाला था और अभी अपना तीसरा फोन मार्केट में Z3, और लग रहा है कि मार्केट को थोड़ा कंपीट करने की कोशिश कर सकता है। तो देखते हैं एक्जैक्टली इस फोन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले जो iQOO Z3 है ना, इसका जो प्राइस है वो बिलो 25 के होने वाला है और उस प्राइस पॉइंट के अंदर यहाँ पे उन्होंने एक अच्छा प्रोसेसर डालने की कोशिश करने वाले हैं, जो कि है स्नैपड्रैगन 768G। यस, आप लोगों ने सही सुना, स्नैपड्रैगन 768G के बारे में बात करूं तो 750G के ऊपर प्लेस होता है। 765G आपको देखने को मिला था ना, उसका एक ओवरक्लॉक वर्जन है। यस, यानी कि अगर आप प्रोसेसर में ओवरक्लॉकिंग करोगे तो आपको जो परफॉर्मेंस में जो बूस्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। डेफिनेटली यहाँ पे जीपीयू की जो क्लॉक स्पीड है वो भी काफी अच्छी है और इससे जो परफॉर्मेंस होगी गेमिंग में वो एक इंप्रूवमेंट होगा। तो देखते हैं कि अभी आने वाले समय में आपका BGMI बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया आने वाला है, उसके साथ कैसे रहता है, मतलब कुछ ही दिन में आने वाला है, उसका इस फोन में चेक करेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली उसकी जो परफॉर्मेंस वो किस तरीके से रहती है। लेकिन हाँ, ये जो प्रॉपर जो फोन है ना, वो गेमर्स को यहाँ पे ध्यान में रख के बनाया गया है और अच्छी चीज लगी है। स्नैपड्रैगन 768G जैसा प्रोसेसर होता है ना, उसकी इंडिया में यहाँ पे लोग एंट्री करने वाले हैं, तो हाँ, ये काफी एक अच्छी चीज हो जाती है। इसके साथ ही बात करें, ऑब्वियसली यार 5G प्रोसेसर है, 5G फोन आपको देखने को मिल रहा है, तो सवाल आता है लोगों का कितने 5G बैंड को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आपको N77, N70 दो 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है। और इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ पे iQOO ने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया। लास्ट ईयर iQOO आया था जिसे लोगों की तरफ से एक मिक्स्ड रिस्पांस देखने को मिला था, तो यहाँ पे लोग फन टच OS 11.1 लेके आ चुके हैं। उसकी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो फन टच OS के फीचर्स है वो यहाँ पे आ गए, प्लस iQOO ने यहाँ पे गेमिंग रिलेटेड जो फीचर्स होते हैं ना वो भी यहाँ पे इंप्लीमेंट किए, जिससे गेमिंग का जो एक्सपीरियंस होता है वो इंप्रूव किया जा सकता है। ओवरऑल फन टच OS 11.1 के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली आपको स्टॉक एंड्रॉइड जैसा लुक एंड फील देता है, लेकिन इंटरनली बात की जाए तो बहुत ही सटल डिफरेंसेस है और यहाँ पे आपको जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो भी बेटर है। इसके साथ ही यहाँ पे काफी सारे फीचर्स है कस्टमाइजेशन के, मतलब फिंगरप्रिंट का एनिमेशन, फेस अनलॉक का एनिमेशन, ओवरऑल डिवाइस के अंदर जितने भी आपको एनिमेशंस देखने को मिलते हैं, कस्टमाइजेशन की चीजें देखने को मिलती है, वो भी इंप्रूव करी है। लेकिन सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं करी, ये एक अच्छा काम है। इसके साथ ही बात करें, UI काफी फ्लूइड तरीके से काम करता है, कोई इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलते। इवन अपडेट्स को लेके भी यहाँ पे काफी एक अच्छा प्रॉमिस है, वो ये है कि यहाँ पे 2 मेजर एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलेंगे और 3 साल तक सिक्योरिटी पैचेस के। तो हाँ, इस पर्टिकुलर प्राइस कैटेगरी में अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट का एक अच्छा प्रॉमिस होना ये काफी अच्छी चीज हो जाती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर काफी सही आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि देखा तो यहाँ पे कुछ ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं, वो अनइंस्टॉल हो सकते हैं, और कुछ फालतू ऐप्स है, जैसे बात करें हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स की। लेकिन अच्छी चीज है कि आप इन्हें डिसेबल कर सकते हैं, और अगर आप इन्हें डिसेबल कर दे और 1-2 ऐप जो नोटिफिकेशन शो करती है, मतलब 2-3 ऐसी ऐप्स अगर आप उन्हें डिसेबल कर दे, नोटिफिकेशन का एक्सेस रिमूव कर दे, कंप्लीट क्लीन एक्सपीरियंस ले सकते हैं यहाँ पे। ये काफी अच्छी चीज है। इसके साथ ही iQOO ने यहाँ पे जो गेमिंग के रिलेटेड फीचर्स इंक्लूड करे ना, वो भी यहाँ पे आपको काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ ही बात करें कैमरास के मामले में ना, तो यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है। ये है सैमसंग का GW3 इमेज सेंसर। यहाँ पे आपको f1.7n का अपर्चर, फिर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो देखने को मिलता है। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है कि ओवरऑल जो इमेजेस की क्वालिटी वो भी काफी सही है। इसके साथ जो कैमरा है ना, वो यहाँ पे देखा तो अच्छी तरीके से इमेज प्रोसेसिंग भी कर लेता है, और इमेजेस की यहाँ पे जो डायनामिक जो कलर्स है ना, इनिशियल इंप्रेशन में कहूंगा कि वो आपको यहाँ पे ठीक देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही बात करते हैं, यहाँ पे आपको EFB ऑटो फोकस भी देखने को मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि जो ऑटो फोकसिंग की जो टेक्निक है ना, वो यहाँ पे पहले से ज्यादा बेटर हो गई है, और इवन यहाँ पे आई ट्रैकिंग, बॉडी ट्रैकिंग, ऑटो फोकस, और जो ऑटो फोकस होता है उसे इंप्रूव किया गया। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ट्रैप कर दे तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी ले जाके मूव करे तो उसका जो ऑटो फोकसिंग सिस्टम होता है ना, उसे चारों तरफ वो ट्रैक करेगा। जनरली जो फीचर होता है ना, हमें हाई एंड DSLR कैमरास में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसके सॉफ्टवेयर में से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी है, तो ये एक अच्छी चीज है। इनिशियली इमेज यहाँ पे पसंद आई, इनिशियल इंप्रेशन है, और आगे चल के टेस्टिंग वगैरह करेंगे। इसके साथ ही बात करें तो 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। इसके साथ ही यहाँ पे अल्ट्रा स्टेबल वीडियो का ऑप्शन है, और नॉर्मल स्टेबलाइजेशन होता है वीडियो में, वो देखने को मिलता है। एक और बात यहाँ पे नोटिस करी, जो स्टेबलाइजेशन की टेक्नोलॉजी है ना, वो यहाँ पे 4K 30 FPS पे काम करती है। 4K 60 FPS में जो स्टेबलाइजेशन होता है वो डिसेबल हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली जो प्रोसेसर है
और जो कैमरा सेंसर है वो यहाँ पे 4K 60 FPS की जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसे सपोर्ट करता है यहाँ पे। इसी के साथ ही 16 मेगापिक्सल का सेल्फी में कैमरा देखने को मिलता है और ये रहे कुछ इमेज सैंपल सेल्फीज के लिए, और सेल्फीज भी यहाँ पे काफी सही लगी मेरे को। इसके साथ ही बात करें डिस्प्ले के मामले में तो यहाँ पे 6.58 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है। डिस्प्ले का मैं साइज कहूंगा कि सही है, मतलब एक बड़ी स्क्रीन भी नहीं है ज्यादा, ना ही काफी ज्यादा छोटी स्क्रीन, और 6.58 एक ठीक डिस्प्ले हो जाता है। इसके साथ एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 180 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स है। यानी कोई गेमर वगैरह है ना, तो अगर गेम खेलने के शौकीन हो तो वहां पे जो टच रिस्पॉन्स और जो हाई रिफ्रेश रेट है ना वो यहाँ पे काम दिला सकता है। अच्छी चीज यहाँ पे ये भी कि यहाँ पे आप 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज में चूज करने के ऑप्शन भी है, तो आप किसी भी चीज में चूज कर सकते हो। फिलहाल के समय यहाँ पे 120 हर्ट्ज में मैंने इसे थोड़ा चलाया, यूज किया है, और जो स्मूथ एक्सपीरियंस होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिला है। डिस्प्ले के ऊपर जो प्रोटेक्शन लगी है ना वो यहाँ पे लगी है पांडा ग्लास की, ये नोटिस करना है। इसके साथ ही बात करें जो डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी है ना वो है यहाँ पे IPS LCD डिस्प्ले, और जो बेजल्स होते हैं वो छोटी बेजल है लेकिन चिन थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ना वो है 90% का, ये काफी सही चीज है। इसके साथ बात यह है कि ओवरऑल अगर यहाँ पे होल पंच में LCD डिस्प्ले देते या फिर अगर यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले देते ना तो यार ये काफी अच्छी चीज हो जाती है यहाँ पे। लेकिन फिलहाल के समय में देखा तो गेम वगैरह खेलना है और ऑब्वियसली डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पे सही देखने को मिल रही है। इवन HDR10 को डिस्प्ले सपोर्ट करता है, तो ये एक अच्छी चीज है। इसके साथ ही वाइड फैन L1 का जो सर्टिफिकेशन होता है ना वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और इसी के साथ ही बात करें कुछ रैम और स्टोरेज के मामले में तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो मेरे पास वर्जन है वो है 8GB रैम 256GB वाला, इसका एक 6GB रैम 128GB और 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला भी मॉडल देखने को मिलता है। UFS 2.2 की स्टोरेज अक्रॉस द बोर्ड है और LPDDR4X रैम देखने को मिलती है यहाँ पे। मतलब देखा तो रैम स्टोरेज में कोई दिक्कत नहीं है। हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, डुअल वोल्टी डुअल वियो वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिलता है, ये एक अच्छी चीज आपको देखने को मिलती है। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे हेडफोन जैक भी देखने को मिलता है। आज के समय में मोबाइल फोन से रेयरिटी हो रहा है, लेकिन एक फीचर की तरीके से मैं बता देना चाहूंगा कि हेडफोन जैक भी है। सिंगल मोनो स्पीकर देखने को मिलता है, बॉटम फायरिंग, और इसी के साथ ही जो बैटरी देखने को मिलती है ना वो है 4400 mAh की बैटरी, और जो 55 वॉट की जो फास्ट चार्जिंग होती है वो सपोर्ट करता है। 55 वॉट की चार्जिंग से लगभग देखा तो 19 मिनट्स के अंदर ये बैटरी को 50% तक चार्ज कर देता है। तो हाँ, एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है। 55 वॉट की चार्जिंग, 4400 mAh बैटरी का कॉम्बो यहाँ पे आपको काफी सही चीज दिला देता है। इसी के साथ ही बात करें फोन के पीछे के डिजाइन के मामले में तो ऑब्वियसली जो डिजाइन है यहाँ पे मैं कहूंगा कि यहाँ पे दो कलर्स देखने को मिलते हैं, एस ब्लैक और साइबर ब्लू। एस ब्लैक कलर है यहाँ पे मेरे पास, काफी ज्यादा ग्लॉसी हो जाता है यहाँ पे, और बात यह कि देखने में जो फोन है वो देखने में काफी सही लगता है। यहाँ पे जो साइबर ब्लू कलर है ना वो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसकी मैंने इमेजेस देखी वो देखने में इससे भी ज्यादा सुंदर लगता है, तो वो एक अच्छी चीज है। यानी कि देखने में जो डिवाइस है वो ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डिवाइस के पीछे जो पूरा बैक पैनल देखने को मिलता है प्लास्टिक है, इवन जो फ्रेम चारों तरफ देखने को मिल रही है ना वो भी प्लास्टिक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली स्क्रैचेस वगैरह आ सकते हैं। लेकिन अच्छी चीज है कि बॉक्स के अंदर इन्होंने यहाँ पे कवर केस को प्रोवाइड किया, यानी कवर केस आपको देखने को मिलता है प्रोटेक्शन के लिए, तो वो एक अच्छी चीज है। इसके साथ ही प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी देखने को मिलता है, और तो और जो चार्जर होता है वो भी बॉक्स के अंदर दे रखा है उन्होंने। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो चीजें रहती है वो सारी यहाँ पे कवर हो जाती हैं। फिलहाल के समय में ओवरऑल बात करें फोन के तो फोन मेरे को यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद है, परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी लगी, कैमरा भी यहाँ पे मेरे को इनिशियली काफी अच्छा लगा, लेकिन ये अभी इनिशियल इंप्रेशन है और फोन का जो प्राइस है वो अभी पता नहीं है, तो अभी उसके मामले में हम ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जैसा हमें मिनट मिला कि 25,000 से कम होने वाला है, और अगर बेस मॉडल्स का अगर 20,000 से अगर स्टार्टिंग हो जाती है ना, ये काफी अच्छी डील साबित हो सकता है 20 या 21 तक। मतलब पर्सनली मेरा ओपिनियन नहीं कहता है, लेकिन फिर भी इसका प्राइसिंग आ जाने दीजिए। अगर आगे होगा तो मुझे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, लेकिन फुल रिव्यू में हम इसके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से बात करेंगे, और कुछ दिन तक मैं इस फोन को यूज करने वाला हूं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो डेफिनेटली उसको फुल रिव्यू में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये होता है आपका iQOO Z3। आपको iQOO Z3 कैसा लगा ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।